नमस्कार, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल से मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एमडीएम की क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल रही होंगी और आप लोग देख भी रहे होंगे और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अपने जो बीएड का टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आज अपने आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको इससे पहले वाली क्लास मिल जाएगी। तो आज अपना जो टॉपिक है सेकंड पार्ट चल रहा है अधिगम के लिए आकलन सब्जेक्ट के अंतर्गत मापन, मूल्यांकन और आकलन। तो उसमें आज अपने जो स्टार्ट करेंगे मापन को लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली जो क्लास थी उसमें अपने सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किया था कि अधिगम के लिए आकलन सब्जेक्ट क्या है और फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर क्या है। आज अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट बिंदु जो है उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक आज का जो है वो है मापन। मापन के बारे में अपने समझेंगे। थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली थी मापन के बारे में, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मापन को मेजरमेंट कहते हैं। और अगर कि मेरे हम कर सकते हैं छोटी से छोटी चीज जो कि संसार के अंदर अपना कोई ना कोई अस्तित्व रखती है। कहने का मतलब संसार में चाहे कोई भी छोटी से छोटी वस्तु हो हम उसका मापन कर सकते हैं। तो आपने टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से और कुछ जो आपके सामने मैटर लिखा हुआ है इसके माध्यम से अपने इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मापन है क्या, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मापन का अर्थ। तो मापन का अर्थ क्या कह रहा है, किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण या मात्रा का पता लगाना। इसमें देखिए कुछ शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द जो आ रहा है निश्चित। इकाइयां कैसी होंगी, निश्चित। तो पहली बात तो ये है कि इकाइयां निश्चित, इसका मतलब क्या है हमें ये समझना है। निश्चित इकाइयां, निश्चित इकाइयों का मतलब ये होगा कि हम यदि किसी चीज का मापन कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई इकाई होगी। जैसे मान लीजिए हम मार्क्स देना चाहते हैं तो हम 100 में से मार्क्स दे सकते हैं या फिर हम 50 में से मार्क्स दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 101 मार्क्स दे देंगे, इसमें से 101 नहीं दे सकते हम, या 50 में से 51 नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, इकाइयां क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। उन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण या मात्रा। देखिए दो शब्द आए हैं, परिमाण और मात्रा। इसका मतलब क्या है कि परिमाण जैसे नाप तोल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप यदि 1 किलोग्राम क्या कहोगे तो ये क्या है, ये आप परिमाण बता रहे हो। क्या बता रहे हो, परिमाण बता रहे हो। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमाण। और ये परिमाण रूप में है क्या, ये परिमाण रूप में ये मापन है। दूसरे रूप में हमने लिखा है मात्रा। मात्रा का मतलब क्या होगा, मात्रा को हम ये भी कह सकते हैं संख्या। क्या कह सकते हैं, संख्या। तो दूसरे रूप में संख्या क्या होगी, जैसे आप ये बोलो कि एक कक्षा के अंदर 50 बालक, एक कक्षा के अंदर 50 बालक, तो ये आपको क्या, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप कहोगे मात्रा। तो ये जो हमने लिखी है ये किसको बता रही है, जो संख्या को बता रही है। बालक कितने हैं, 50, तो ये मात्रा को बता रही है। लेकिन दूसरे रूप में हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे आपने एक बोतल ली है, बोतल के अंदर, जैसे एक बोतल है, बोतल के अंदर आपके पास क्या है, जल है। तो उस जल को हम क्या करेंगे, उस जल को हम गिन के तो नहीं बता सकते ना भी, जैसे 1 जल है, 2 जल है, ऐसे तो नहीं कह सकते। जैसे कि ये देखिए आपके सामने ये एक बोतल है। अभी मैं अगर इसमें कहूं कि आप बताओ कितने जल हैं, तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। लेकिन इसका आप जो मापन कर सकते हो कैसे, परिमाण रूप में कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि अगर ये 1 लीटर की बोतल है तो इसके अंदर 1 लीटर तक का पानी है। आधा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आधा लीटर पानी है। तो कहने का मतलब है कि जो मापन होता है वो किस रूप में होता है, एक तो परिमाण के रूप में होता है और दूसरा किस रूप में होता है, मात्रा के रूप में होता है। तो चलिए सबसे पहले जो अर्थ है हमने उसको समझ लिया कि निश्चित इकाइयों में किसी वस्तु या गुण के परिमाण या मात्रा का पता लगाना किसके अंतर्गत आता है, मापन के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे इसमें जैसे इन्होंने बताया है उदाहरण के तौर पर कि किसी रेखा की लंबाई, मान लीजिए कोई रेखा है, जैसे ये रेखा है, इस रेखा की लंबाई को हम बताएंगे कि ये कितने हैं। जैसे मान लो हम इसको कहें कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ये क्या है,
1 सेंटीमीटर है, तो इसका हमने क्या कर लिया, इसका हमने कर लिया मापन। इसको 1 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, यानी हमने इस रेखा का क्या कर लिया है, मापन कर लिया है। तो इसके लिए भी निश्चित इकाई है, स्केल के माध्यम से, पैमाने के माध्यम से हमने इसको नापा है। जो कि पैमाना होता है, अलग अलग पैमाने होते हैं, तो उससे हमने माप कर इसको बताया। तो किसी रेखा की लंबाई किसी विषय के प्राप्तांक, प्राप्तांक यानी अंक, यानी कि जैसे अंक लिखते हैं हम किसी विषय के अंतर्गत, मान लो गणित है, गणित के अंतर्गत किसी के अंक हो 80, कितने अंक हो 80, तो ये भी क्या किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा मापन के अंतर्गत। यदि आपने 80 बोला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मापन ही बोलेंगे। ग्रेड दे देना, इसके अलावा ग्रेड देते हैं ना, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, इस प्रकार से हम ग्रेड भी देते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, मापन के अंतर्गत आता है। तो ये थे उदाहरण। तो ये निश्चित होते हैं, इनकी इकाइयां निश्चित होती है, उन इकाइयों के आधार पर ही हम मापन करते हैं। इसके बाद मापन का शाब्दिक अर्थ, हम मापन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सिंपल शब्दों में हम कहेंगे मापना या फिर मापन करना। मापन को शाब्दिक रूप से अगर देखें तो ये शाब्दिक रूप में हमें ये बताता है मापना या मापन करना, अर्थात किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। कोई भी वस्तु है उसको मात्रा के रूप में जब हम प्रकट करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले कि ये मार्कर होता है, इसकी हम लंबाई नाप सकते हैं, तो इसको हम बता सकते हैं कि कितना लंबा है। इसी प्रकार अगर मात्रा की बात करें तो जैसे हम कोई भी वस्तु लेकर आते हैं बाजार से, कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसकी कोई ना कोई तो मात्रा होती है, उसका कोई ना कोई तो तोल होता है। वो तोल होता है, जो मात्रा होती है वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि मापन का अर्थ और शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इसके बाद बताया गया है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चल राशि, कौन सी राशि, चल राशि को परिणाम में बदला जाता है। यानी कि कोई भी राशि ऐसी, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई ना कोई परिणाम होता है, तो जब हम परिणाम के रूप में बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इसके अंदर जल है, तो जल एक क्या है, चल राशि है, और इस जल का हम अगर ये कहें कि ये लीटर है इसके अंतर्गत, तो हमने उसका क्या बता दिया, परिणाम बता दिया कि ये 1 लीटर है। तो इसको हमने 1 लीटर बताया, तो किसमें बदल गया, वो मापन के रूप में बदल गया, परिणाम के रूप में आकर मापन के रूप में हमारे पास आ गया है। दूसरे शब्दों में मानव के व्यवहार को या कार्य को आंशिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया, जैसे किसी छात्र ने मान लो वह गणित विषय में 100 में से 70 अंक या फिर 80 अंक प्राप्त करता है, तो हम उसी के आधार पर, किसके आधार पर, 80 अंक के आधार पर ये कह सकते हैं कि गणित विषय में इसकी कैसी योग्यता है, विशेष योग्यता है। तो ये किसको बता रहा है कि किसी मानव के व्यवहार या कार्य को संकेत प्रदान करना। यानी ये जो बालक था जिसने 80 अंक प्राप्त किए थे, इसको हमने संकेत क्या प्रदान किया कि इसकी गणित विषय में क्या है, विशेष योग्यता है, जिसको आप किससे डिफाइन करते हो, डी कहते हैं ना, डी लग गई तो वो है। मान लो 100 में से उसके 80 अंक आ गए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी डी लग गई, या हम ये कहेंगे कि किसमें विशेष योग्यता है। तो मापन के द्वारा पहली बात तो कोई भी राशि हो, राशि का मतलब कोई भी वस्तु हो, उसका जब हम परिणाम बताते हैं तो वो मापन के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा, किसी मानव का कोई व्यवहार है या कोई कार्य है, उसको यदि हम संकेत प्रदान करते हैं तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, मापन ही बोलेंगे। इसके बाद देखिए परिभाषाएं, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, देख सकते हो बार बार, और इसीलिए आपको इस रूप में जो स्लाइड मिल रही हैं ताकि आपके अच्छे नोट्स भी बन सकें। तो इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं। सबसे पहली जो परिभाषा है एम.एस. स्टीवेंस की परिभाषा है। किसकी है, एम.एस. स्टीवेंस की परिभाषा है। क्या कहते हैं, किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। अब देखिए यहां भी क्या आ रहा है, स्वीकृत नियमों। स्वीकृत नियमों का मतलब क्या है कि कोई भी मापन जब हम करते हैं तो उसके अंतर्गत, मापन के अंतर्गत कोई ना कोई नियम अपनाया जाता है कि आपको इतने में से इसको तय करना है, 100 में से अंक देने हैं, इतने में से इस इकाई को बताना है। इस प्रकार से कोई ना कोई तो नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार वस्तुओं को जब हम क्या प्रदान करते हैं, अंक प्रदान करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। मान लो
अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप मेरी वीडियो को देखोगे और कहा जाए कि नियम ये है कि आपको सर को 50 में से अंक देने हैं, 50 में से अंक देने, तो 50 क्या हो गया, स्वीकृत नियम हो गया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है, यहां तक हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्वीकृत नियम बोलेंगे। अब 50 में से मान लो किसी ने 40 अंक दिए, किसी ने 30 दिए, किसी ने 50 दिए, तो यहां तक तो सही है कि 50 दिए, लेकिन इसमें से कोई 51 देता है तो ये स्वीकृत नियम नहीं है। तो इसका मतलब स्वीकृत नियम होते हैं मापन के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं थॉर्नडाइक की परिभाषा। तो साइकोलॉजिस्ट हैं थॉर्नडाइक, बहुत नाम इनका साइकोलॉजी में आता है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो जरा सी भी सत्ता रखती है, ये बात मैंने शुरू में आपको बताई थी, जरा सी भी सत्ता रखती है, कहने का मतलब छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु, जिसकी कोई सत्ता है, जिसका कोई अस्तित्व है इस संसार में, जो दिखाई देती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, उसका हम मापन कर सकते हैं। अब छोटी से छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गेहूं का बीज देखा होगा, तो उस गेहूं के बीज को अपने देखते हैं बहुत छोटा होता है, उससे भी छोटे बीज होते हैं, तो हम उसका भी मापन कर सकते हैं। तो ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्या है, वलु विहेल है, जैसे हम उसका भी मापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज बता रहे हैं थॉर्नडाइक कि प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है संसार में, जो वस्तु है उसको हम माप सकते हैं। रॉस क्या कहते हैं, तो रॉस की परिभाषा है आगे। रॉस कहते हैं यदि मापन के सभी यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान गिर जाएगी। बहुत अच्छी बात कही है रॉस ने। मैंने कहा था कि मापन एक प्राचीन अवधारणा है, यानी कि यदि मापन नहीं होता शुरू से ही तो क्या होता संसार के अंदर, संसार के अंदर क्या होता कि ये जो सभ्यता थी वो बालू, बालू क्या होती है, रेत होती है, बालू क्या होती है, रेत होती है। तो रेत की जैसे कोई दीवार हो ना, वो गिर जाती है जैसे, तो इसी प्रकार से यदि मापन नहीं होता तो ये सभ्यता भी समझ लो नहीं होती, वो सभ्यता के अंतर्गत सब कुछ खत्म हो जाता। तो ये किसने कहा, रॉस ने कहा था। अब देखिए थोड़ा परिभाषाओं को अपने जोड़ना है, परिभाषाएं हो चुकी हैं, याद कैसे रखेंगे हम परिभाषाओं को, 3 परिभाषाएं छोटी छोटी सी याद कैसे रखेंगे। एम.एस. स्टीवेंस, देखिए एम.एस. स्टीवेंस क्या कहते हैं कि किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। स्टीवेंस याद रखना है, स्टीवेंस, तो इसको आपने याद रखना है, स्टीवेंस क्या कहता है, अंक प्रदान करना। तो आप इस शब्द को इसके साथ जोड़ लेंगे। इसके बाद क्या, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि प्रत्येक वस्तु जो जरा सी भी सत्ता रखती है उसका मापन किया जा सकता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि प्रत्येक वस्तु जरा सी भी, तो ये परिभाषा केवल और केवल थॉर्नडाइक की जो परिभाषा है उसी में ही शब्द में मिलेंगे। थॉर्नडाइक के लिए आप याद रखना कि जरा सी भी सत्ता रखना, थॉर्नडाइक क्या कहता है, जरा सी भी, थोड़ी सी भी सत्ता रखना। और रोस, रोस का मतलब क्या होता है, अपने वैसे सामान्य शब्दों में कहते हैं रोस है, यानी कि गुस्सा है मेरे को, तो तेरे पर रोस है, तो इनको तो गुस्सा ही आ गया, इसने तो बालू की दीवार ही गिरा दी। तो उस अनुसार अगर अपने देखें तो रोस को आप याद रखना कि जब गुस्सा आ जाता है तो दीवार भी गिर जाती है, तो इसने ऐसी ही परिभाषा के अंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं, बालू की दीवार गिरा देना। तो इसको आप जोड़ सकते हो, इस प्रकार से तीनों ही परिभाषाएं आपके याद भी हो जाएंगी। अभी सारांश रूप में हम क्या कह सकते हैं, तीनों परिभाषाओं को देखकर, अर्थ को देखकर हम क्या कह सकते हैं, मापन से अभिप्राय किसी भी अवलोकन को परिमाण के रूप में व्यक्त करने से है। सबसे पहली बात, अवलोकन क्या होता है, अवलोकन होता है देखना। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हम उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं कि ये देखो इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, इसका वजन इतने किलोग्राम है। इस प्रकार से जब हम बोलेंगे ना, या फिर मान लो आपने कोई पक्षी उड़ते हुए देखे तो आप उनको देखकर संख्या बता दोगे कि ये कितने हैं, 5 जा रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 जा रहे हैं। तो कोई ना कोई प्रमाण बताओगे, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, मापन किया है। तो सारांश रूप में यही तो है, मापन से अभिप्राय अवलोकन को परिमाण के रूप में व्यक्त करने से है, अर्थात किसी भौतिक पदार्थ या वस्तु के गुण या विशेषताओं को परिमाण को अंक रूप देने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं,
मापन कहते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, अवलोकित करते हैं, तो हम उसको कोई भी अंक प्रदान कर दें, उसके बारे में कुछ भी बोल दें, कोई परिमाण उसके बारे में तय कर लें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मापन बोलेंगे। तो ये हमारा जो मापन का अर्थ था और उसके मापन की परिभाषाएं थी और सार रूप में मापन का रिजल्ट क्या निकलता है उसको हमने समझ लिया है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे। देखिए मापन की विशेषताएं, तो हमने अभी अर्थ पढ़ लिया है और उसके बाद हमने मापन की जो परिभाषाएं थी वो पढ़ी हैं। तो उसके आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं बनती है। पहली विशेषता क्या है कि मापन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। मापन क्या है? वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। तो पहली जो परिभाषा है उसके अनुसार अगर अपने देखें तो क्या बताया गया है कि मापन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है और वैज्ञानिक का मतलब क्या है? यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब है कोई भी जो वस्तु है उसका मापन हो सकता है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई स्वीकृत नियम है। हम मापन कुछ करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नियमों को फॉलो हमें करना होगा। जो नियम हमें बताए गए हैं तो उनको फॉलो करना होगा। जैसे कि आपकी परीक्षाएं होती है और परीक्षाओं की जो कॉपियां जांच की जाती हैं तो उसके स्वीकृत नियम क्या हैं कि यदि उत्तर पूर्णतः, जैसे मान लो गणित विषय की बात करें, यदि उत्तर पूर्णतः सही हो जाए, फॉर्मूला पूर्णतः सही अप्लाई किया हो तो हम 5 अंक में से 5 अंक दे सकते हैं। तो ये स्वीकृत नियम है। यदि मान लो उत्तर गलत हो जाए यानी फॉर्मूला सही नहीं हो तो 5 के 5 कट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वीकृत नियमों के अनुसार यानी जब हम काम करते हैं तो वो क्या विधि क्या कहलाती है? वैज्ञानिक कहलाती है। तो मापन भी ऐसा ही है, उसके अंदर स्वीकृत नियम है तो वो वस्तुनिष्ठ भी है, प्रत्येक वस्तु का भी हो सकता है और वैज्ञानिक प्रणाली भी उसके अंतर्गत अपनाई जाती है। दूसरा है मापन के लिए मापनी। मापनी क्या होती है? स्केल। ठीक है, स्केल समझते हो? स्केल जिससे आप रेखाएं खींचते हो। ठीक है, तो मापन के लिए मापनी यानी स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्केल तो सब जानते हैं, सब बच्चों ने यूज किया हुआ है, लेकिन आपने दर्जी को देखा होगा, टेलर को देखा होगा, वो जब कपड़ों को काटता है उनकी लंबाई करनी होती है, उसको चौड़ाई करनी होती है, तो उसके पास क्या होता है? फीता। तो वो जो फीता होता है वो उसके लिए किसका कार्य करता है? स्केल का कार्य करता है। इसी प्रकार आपने जो मिस्त्री होते हैं जो मकान की चिनाई करते हैं उनके पास भी आपने देखा होगा, उनके पास भी कुछ ना कुछ क्या होता है? पैमाना होता है, कोई ना कोई स्केल होती है, कोई ना कोई मापनी होती है जिसके द्वारा वो अपनी लंबाई चौड़ाई जो है मकान बनाने की वो नापते हैं। तो कहने का मतलब कोई ना कोई तो मापनी होती है। चलिए अपने और उदाहरण लेते हैं। जैसे डॉक्टर को देखा होगा आपने, तो डॉक्टर को जब हम देखते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है? थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है ना। तो वो उसके माध्यम से पता करता है थर्मामीटर का इस्तेमाल करके कि किसी का टेम्परेचर वगैरह है या कुछ और नापना है तो उसको उसके माध्यम से पता चलता है। कहने का मतलब कोई ना कोई स्केल या मापनी अवश्य होती है मापन के लिए। दूसरी विशेषता थी इसकी। तीसरी क्या है? मापन हेतु इकाइयां निर्धारित होती हैं। जैसे इकाइयों का मतलब क्या है कि लंबाई के लिए हम क्या बोलेंगे? लंबाई को किस में नापते हैं? कौन सी इकाई होती है लंबाई की? मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। इस प्रकार से कोई ना कोई इकाई तो होगी। शिक्षा के अंतर्गत अगर अपने देखें तो शिक्षा के लिए अगर अपने किसी की बालक का मापन करना है तो हम उसको क्या प्रदान करते हैं? अंक प्रदान कर देते हैं। तो शिक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? अंकों का, ग्रेड का। तो उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए वो क्या होगी? इकाइयां निर्धारित होगी। तो मापन में क्या होती है? इकाइयां निर्धारित होती हैं। तो जिस प्रकार जिस भी क्षेत्र में जिसका मापन किया जाएगा उसी प्रकार की इकाई वहां पर इस्तेमाल की जाएगी। खाद्य पदार्थों के अंतर्गत कौन सी इकाइयां होगी? ग्राम, किलोग्राम, इस प्रकार की इकाइयां होंगी, या फिर कह सकते हैं क्विंटल, इस प्रकार की इकाइयां होंगी। तो कहने का मतलब कोई ना कोई इकाई क्या होती है? निर्धारित होती है। इसके बाद क्या है? मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान व प्रतीक होते हैं। ये बात देखिए, मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए मान लीजिए किसी बालक ने, मैंने अभी आपको पहले उदाहरण दिया था कि 100 में से किसी बालक ने कितने अंक प्राप्त किए? 80 अंक प्राप्त किए। तो मापन के अंतर्गत क्या होता है? मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान या प्रतीक। अब इस 80 अंक वाले बालक को हम कह सकते हैं कि इसने जिस विषय में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए तो इसकी क्या लगी है? डी लगी है। इसके पास क्या है? विशेष योग्यता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, प्रतिमानों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए बताए, बुद्धि मापने के लिए बिने साइमन बुद्धि मापनी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रतीक के रूप में बताया है कि कौन सा बालक मंद बुद्धि होगा
कौन सा बालक सामान्य होगा, कौन सा बालक प्रतिभाशाली होगा, कौन सा बालक औसत होगा। तो उसके बुद्धि मापनी के द्वारा, बुद्धि मापन के द्वारा जो साइमन ने दी थी, उसके द्वारा उन्होंने बालकों की बुद्धि मापी थी। तो उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मापन में जो अंक आते हैं, किसी बालक के मान लीजिए उसका टेस्ट लिया गया और उसके अंक आए कितने, 90। तो 90 के आधार पर हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, बुद्धि मापन, हमने उसकी बुद्धि का मापन किया तो उसके अंक 90 आए, तो हम उसके आधार पर उसको कह सकते हैं कि ये जो बालक है 90 अंक प्राप्त करने वाला, ये औसत बुद्धि का है। मापनी के आधार पर हम उसको औसत बुद्धि का बोल सकते हैं। तो ये जो हमने प्रदान किया उसको औसत, ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया उसके लिए। इसके बाद देखिए मापन के प्रकार, मापन के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो होता है भौतिक मापन और एक होता है मानसिक मापन। क्या होता है भौतिक मापन और क्या होता है मानसिक मापन, इसको समझिए। पहले भौतिक मापन। भौतिक मापन क्या है, वह मापन जिसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का मापन किया जाता है। भौतिक को हम क्या कह सकते हैं, देखिए भौतिक का मतलब होता है जिसको हम संसारिक रूप से देखते हैं, संसार के अंदर देखते हैं। तो भौतिक मापन में क्या है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का मापन किया जाता है। तो किसी भी इंसान को आप देखते हो तो उसकी लंबाई को देख सकते हो, या फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की दूरी देख सकते हो, किसी की ऊंचाई देख सकते हो, किसी का भार है उसको आप नाप सकते हो। तो ये भौतिक इकाइयों के अंतर्गत आएगा। और इसकी प्रकृति क्या होती है, निरपेक्ष होती है, तथा इसमें अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद है मानसिक मापन। मानसिक मापन वह मापन जिसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन या मापन किया जाता है। मानसिक जो मापन होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो वैसे बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता, जैसे कि भौतिक मापन में हम वस्तु को देख लेते हैं। मानसिक मापन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मानसिक मापन वह मापन है जिसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और मानसिक क्रियाएं क्या होती है, बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि, ये सब क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं। क्या हम बुद्धि को देख सकते हैं, कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, क्या हम देखकर बता सकते हैं कि इसकी बुद्धि इतनी है, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार के मापन के अंतर्गत है, मानसिक मापन के अंतर्गत है। इसके लिए क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद हम किसी के बारे में उस टेस्ट के आधार पर जो उसने योग्यता हासिल की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। किसी की रुचि के बारे में हमें नहीं पता लग सकता, वैसे अगर सामान्यतः हम उसको देखते हैं, उसमें कौन सी योग्यता है ये नहीं पता चलता, उसमें कौन सी उपलब्धि है ये भी पता नहीं चलता। तो मानसिक मापन वह मापन जिसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, और भौतिक मापन वह मापन जिसमें भौतिक गुणों का मापन। ये जो भौतिक मापन है इसको हम देख सकते हैं, मानसिक मापन को हम सामान्यतः नहीं देख सकते। इसीलिए इसको कहा गया कि मानसिक मापन क्या होता है, सापेक्षिक होता है, अर्थात इसमें अंकों का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। भौतिक मापन में अंकों का अस्तित्व होता है, लेकिन मानसिक मापन में अंकों का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके बाद देखिए मापन के स्तर। अगला क्या है हमने समझना, मापन के स्तर। मापन के 4 स्तर बताए गए हैं, यानी कि अगर हम इसको ये कहें कि मापन जो है 4 प्रकार से हो सकता है। शाब्दिक मापन या शाब्दिक मापनी स्तर, दूसरा है क्रमिक मापन स्तर, और तीसरा है अंतराल मापनी स्तर, और चौथा है अनुपात मापनी स्तर। तो ये जो मापन के 4 स्तर होते हैं ये क्या होते हैं, शाब्दिक मापनी स्तर क्या है, क्रमिक मापनी स्तर क्या है, अंतराल मापनी स्तर क्या है, और अनुपात मापनी स्तर क्या है, इसको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने क्या है, यहाँ पर है शाब्दिक मापनी स्तर। शाब्दिक मापनी स्तर में क्या होता है, यह मापन का सबसे निम्न स्तर है, जिसमें वस्तुओं को या फिर व्यक्तियों को पृथक पृथक वर्ग बनाकर प्रत्येक को अलग अलग प्रतिक्रिया चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं। जैसे प्रत्येक को अलग अलग, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों की जर्सी को अंक देते हैं ना हम, आपने देखा होगा क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जर्सी को क्या दिए जाते हैं, अंक प्रदान किए जाते हैं। और इसी प्रकार आपने डाक वितरण के क्षेत्र, जोनल क्षेत्र देखे होंगे, उनका कोई ना कोई कोड दिया होता है ना, तो उस प्रकार से कोड जो होता है वो वर्ग बनाकर ही दिया जाता है। और खिलाड़ियों की जर्सी के जो अंक होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, शाब्दिक मापनी स्तर के अंतर्गत आएंगे। तो ये सबसे निम्न स्तर क्यों कहा गया है, क्योंकि इस स्तर के अंतर्गत जो मापन होता है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में देखिए क्रमिक मापनी स्तर। 2 नंबर पर है आपका क्रमिक मापनी स्तर। इसमें क्या होता है, इस मापनी का प्रयोग भौतिक, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत
किया जाता है। इसमें क्रम निर्धारित करने के लिए, तो इनके अंदर क्रम कैसे निर्धारित करने के लिए, जैसे किसी क्लास के बालकों के परीक्षण के आधार पर क्रम देना, यानी किसी बालकों का टेस्ट लिया हमने, उस टेस्ट के आधार पर हम बालकों को क्रम देते हैं कि ये क्या है भाई, प्रथम है, फर्स्ट है, किसी के थोड़े कम आए तो वो क्या है, सेकंड है, उससे कम वाला क्या है, थर्ड है, उससे कम वाला क्या है, फोर्थ। तो ये जो क्रम देते हैं ना हम, तो वो क्रम देना तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रमिक। क्रम देना मतलब क्रमिक। तो जब हम क्रम देते हैं किसी टेस्ट के आधार पर, किसी परीक्षण के आधार पर, तो वो क्रमिक मापनीय स्तर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद एक एग्जांपल और दिया, जैसे सुंदरता के आधार पर मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड का चयन होता है, तो वो ऐसे चयन नहीं होता, उसके अंदर भी वो क्रम देते हैं। जैसे तीन जो है, तीन को चुना गया तो उसमें तीनों ही कोई प्रथम नहीं हो सकती हैं, उनको क्या किया जाता है, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड है, एक प्रथम है, एक द्वितीय है और एक तृतीय है, तो उनको भी कोई ना कोई क्रम दिया जाता है, तो उसमें भी क्रमिक मापनीय स्तर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर पर है अंतराल मापनीय स्तर। अंतराल मापनीय स्तर में क्या होता है, इसमें समान दूरी पर व्यवस्थित अंक बने होते हैं। यहां पर आपने समान दूरी पर लिखना है, क्या लिखना है, पर। समान दूरी पर व्यवस्थित अंक बने होते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए देखा कि डॉक्टर रोगी के तापक्रम को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें अंकित डिग्री होती है। तो उसमें क्या होता है, डिग्री ऐसा नहीं कि 1 डिग्री मान लो यहां पर है और दूसरी यहां पर है, इतनी दूरी है, और तीसरी के लिए यहां पर है, ऐसे नहीं होता है। वहां क्या होता है, वहां थर्मामीटर के अंतर्गत जो डिग्री अंकित की होती है, उसमें जो अंक बने होते हैं, तो तापक्रम के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अंतराल मापनी क्या होगी, एक जैसी होगी। कहने का मतलब एक और दूसरे के बीच इतनी दूरी, तो तीसरे के बीच भी समान दूरी ही होगी, फिर चौथे के बीच भी क्या होगी, समान दूरी होगी। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अंतराल मापनीय स्तर के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार आपने स्केल देखा होगा, स्केल जो कि हम यूज करते हैं लाइन लगाने के लिए, तो उसके अंदर आपने देखा होगा ना कि यहां से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे डॉट होते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं, फिर बड़ी रेखा आती है, तो इसके अंतर्गत हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद फिर से ऐसे ही आएगा, तो ये क्या होगा, क्रम निर्धारित होगा, उतना ही अंतराल पर होगा। तो जिसमें समान अंतराल होते हैं मापनी में, वो कौन सी होती है, अंतराल मापनी स्तर के अंतर्गत आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है अनुपात मापनीय स्तर। अभी हमने अंतराल समझा, अभी अनुपात। थोड़ा ध्यान रखना, अनुपात है यहां पर और वहां था अंतराल। यह मापनी सर्वोच्च स्तर की होती है, इसमें अंतराल मापनी की सभी विशेषताएं होती है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, अभी हमने पहले अंतराल पढ़ी थी, तो जो अनुपात मापनीय स्तर होता है ना, उसमें अंतराल मापनी की भी विशेषताएं होती है। जो अंतराल मापनी की विशेषताएं थी वो इसमें अपने आप ही होंगी। इस मापनी में शून्य बिंदु भी होता है, देखिए उसमें शून्य बिंदु नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, शून्य बिंदु भी होता है। ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि किस मापनीय स्तर में शून्य बिंदु होता है, अनुपात मापनीय स्तर में शून्य बिंदु होता है, जो अन्य किसी भी मापनी में नहीं होता। इसमें मापन की इकाई स्वेच्छाचारी होती है, स्वेच्छाचारी यानी अपनी स्वेच्छा से, किंतु 0 यानी शून्य बिंदु निश्चित होता है। जैसे किलोग्राम, इंच, इस प्रकार की जो इकाइयां होती है, मीटर, इनको जब हम देखते हैं तो सबसे पहले शून्य आता है। देखिए आप दुकान पर जाते हो या फिर आपने कहीं पेट्रोल पंप पर गए हो, तो आपको पहले बोलते हैं ना, जो तोल होता है उस पर क्या देखो आप, शून्य देखो पहले। तो हम क्या करते हैं, शून्य देखते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है, अनुपात मापनीय स्तर का एग्जाम्पल है। चाहे आप पेट्रोल पंप पर जाएं, चाहे आप किसी वस्तु को लेने के लिए मार्केट जाएं, बाजार जाएं, तो वो पहले आपको तोल दिखाता है कि तोल पर क्या देख लीजिए, शून्य देख लीजिए, और शून्य देखने के बाद वो क्या करता है, तोल करता है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनुपात मापनीय स्तर के अंतर्गत आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मापन को समझा है। मापन के अंतर्गत हमने मापन का जो अर्थ है उसको समझा है, अर्थ के बाद मापन की जो परिभाषाएं थी हमने उसको समझा है, उसके बाद मापन की जो विशेषताएं हैं उसको समझा है, और अंत में हमने मापन के स्तर हैं और प्रकार, इसको हमने समझा है। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो मूल्यांकन को लेकर होगी। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग इस वीडियो को देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और सब लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।